हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 10 से 12 मार्च 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। उत्तर कोरिया की धमकी के बावजूद दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड अभ्यास करेंगे? आपके पास ऑप्शन है यूएसए, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूएई। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूएसए अमेरिका। उत्तर कोरिया की धमकी के बावजूद दक्षिण कोरिया और किस देश ने फ्रीडम शील्ड अभ्यास किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए, दक्षिण कोरिया और यूएसए ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द ड्रिल्स इंक्लूड ए कंप्यूटर सिमुलेशन कॉल्ड द फ्रीडम शील्ड 23। और यह ड्रिल जिसमें इंक्लूड था कंप्यूटर सिमुलेशन, जिसे क्या कहा जाता है? फ्रीडम शील्ड 23 एंड सेवरल कंबाइंड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसको हम लोग कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? वॉरियर शील्ड FTX से। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले दक्षिण कोरिया और किस देश ने फ्रीडम शील्ड अभ्यास किया? तो दक्षिण कोरिया और यूएसए ने। इसके अलावा द ड्रिल्स इंक्लूड ए कंप्यूटर सिमुलेशन, जिसको कहा जाता है फ्रीडम शील्ड 23 एंड सेवरल कंबाइंड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसको कलेक्टिवली किस नाम से जानते हैं? वॉरियर शील्ड FTX के नाम से। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। हॉकी इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? क्रेग फुलटन को। किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट आते हैं, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और कौन सी PSU कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए सहयोग करने की योजना बना रही है? आपके पास ऑप्शन है ONGC, ऑप्शन बी है BEML, ऑप्शन सी है NTPC, ऑप्शन डी है SAIL। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, NTPC। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और कौन सी PSU कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए सहयोग करने की योजना बना रही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, NTPC। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को संदर्भित करता है। ग्रीन हाइड्रोजन को एक स्वच्छ और अस्थायी ऊर्जा स्रोत माना जाता है, जिसका उपयोग परिवहन और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए किया जा सकता है। अब इसे पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे होता है? यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और ये एनर्जी कहाँ से ले रहा है? क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से। फिर यहाँ से करंट सप्लाई करेगा, किसे करेगा? इलेक्ट्रोलाइजर को। और इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या होता है? H2O को किस में चेंज करना? H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करना। और ये करता क्या है? ऑक्सीजन तो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है और इसे एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन हुआ। और सरकार का बहुत ही ज़्यादा फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन पे। नेक्स्ट आते हैं, मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऑप्शन सी है IMF, ऑप्शन डी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IEA के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट है। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज, वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा क्या है? इसे अनाउंस किया गया था किसके द्वारा? US और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा। और इसका एम है टू रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय 30% इन 2030 एज कंपेयर टू 2020। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है? किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा। और इसका एम है टू रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय 30% इन 2030 एज कंपेयर टू किसके कंपेयर में? 2020 के कंपेयर में।
और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि मार्स क्या है। तो मार्स क्या है, यह मीथेन उत्सर्जन से संबंधित डेटा को एकीकृत करता है और इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? मार्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, और यह एक उपग्रह आधारित निगरानी कार्यक्रम है। और मार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। मार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे? सबसे पहले मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, IEA के द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। और ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है? तो इसे अनाउंस किया गया था अमेरिका और यूरोपीय संघ के द्वारा, और इसका एम है टू रिड्यूस मीथेन एमिशन बाय 30% इन 2030 एज कंपेयर टू 2020। और मार्स क्या है? यह मीथेन उत्सर्जन से संबंधित डेटा को एकीकृत करता है, जिसे लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, और यह एक उपग्रह आधारित निगरानी कार्यक्रम है। और मार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाते हैं? 3 मार्च को। और 2023 की इसकी थीम क्या है? ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाते हैं? हर एक साल 3 मार्च को। और 2023 की इसकी थीम है ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल। नेक्स्ट आते हैं, EIRS फेलोशिप प्रोग्राम भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है? आपके पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है आर्मेनिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। EIRS फेलोशिप प्रोग्राम भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और इस प्रोग्राम को किसके द्वारा रन किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट के द्वारा। और फंडेड किसके द्वारा किया जाता है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, ओजेम्पिक क्या है? आपके पास ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है कैंसर की दवा, ऑप्शन सी है मलेरिया की दवा, ऑप्शन डी है टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा। ओजेम्पिक क्या है? टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा। और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो डेनिश फार्मास्यूटिकल फर्म है जिसका नाम है नोवो नॉर्डिस्क के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर वैश्विक दक्षिण की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ज्ञान और अनुभव विनिमय कार्यक्रम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ ग्लोबल साउथ के विषय पर बैठक आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है इंदौर ने, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है वाराणसी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। कौन सा शहर वैश्विक दक्षिण की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए ज्ञान और अनुभव विनिमय कार्यक्रम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी ऑफ ग्लोबल साउथ के विषय पर बैठक आयोजित किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, हैदराबाद ने। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने 2022-23 संतोष ट्रॉफी जीती? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक ने, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक ने। और कर्नाटक ने हराया किसे था? मेघालय को 3-2 से। किस राज्य ने 2022-23 संतोष ट्रॉफी जीती? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक ने हराया था किसे? मेघालय को। नेक्स्ट आते हैं, और एक कौन से नंबर का था? तो 76 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप था। भारत परोपकार रिपोर्ट इंडिया फिलेंथ्रोपी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? आपके पास ऑप्शन है नॉन प्रॉफिट दासरा एंड कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नॉन प्रॉफिट दासरा एंड कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी ने इंडिया फिलैंथ्रोपी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नॉन प्रॉफिट दासरा एंड कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी ने। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भारत के ईवेच-एनआई का कंट्रीब्यूशन है ये क्या है? डिक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना हुआ है? 3,843 करोड़ और 2021 में फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना हुआ था? 4,041 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। जो ईवेच-एनआई कंट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इसमें से हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेम जी फाउंडेशन के कंट्रीब्यूशन को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। तो ठीक है, प्रेम जी फाउंडेशन के कंट्रीब्यूशन को एक्सक्लूड करने के बाद जो ईवेच-एनआई कंट्रीब्यूशन है वो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना हुआ है? 3,843 करोड़, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितना था? 4,041 करोड़। और ईवेच-एनआई का मतलब क्या हुआ? ईवेच-एनआई का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। और इसके अंदर कौन आते हैं? जिनका नेट वेल्थ कितना हो? 1,000 करोड़ से ज़्यादा हो। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? ईवेच-एनआई। नेक्स्ट आते हैं, हाँ यहाँ पे एक रिपोर्ट में गुड न्यूज़ क्या है कि जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका 5% से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। गुड न्यूज़ क्या है? जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका 5% से इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। एक टर्म होता है अरीबा दास, ये क्या होता है? तो जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल क्या करते हैं? मास नेस्टिंग करते हैं। जो सिंक्रोनाइज नेस्टिंग बिहेवियर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अरीबा दास के नाम से। यहाँ पे क्या होता है ना, जो मादा कछुए होते हैं तो यहाँ पे आके क्या करते हैं? एक घोंसला, सामूहिक घोंसला बनाते हैं और यहाँ पे अंडे देते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? अरीबा दास कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पुराने ज्ञात कीट के जीवाश्म और दुनिया के पहले पादप परागणकर्ता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट पॉलिनेटर्स, कहलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए टिलियाड एम्बिडस, ऑप्शन बी है अरीबा दास, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर ए नॉर बी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टिलियाड एम्बिडस। सबसे पुराने ज्ञात कीट के जीवाश्म और दुनिया के पहले प्लांट पोलिनेटर क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, टिलियाड एम्बिडस। नेक्स्ट आते हैं, 5वां जन औषधि दिवस पूरे भारत में किस थीम पर आयोजित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जन औषधि सबके लिए, ऑप्शन बी है जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी, ऑप्शन सी है सस्ती दवा सबको मिलेगी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। 5वां जन औषधि दिवस पूरे भारत में किस थीम पर आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सरकार का टारगेट क्या है? दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को कितना कर देना? 10,000 तक। सरकार का टारगेट है कि नंबर ऑफ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को कितना करना है दिसंबर 2023 तक? 10,000। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूएसए अमेरिका ने, ऑप्शन बी है यूएई, ऑप्शन सी है यूके, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके। किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक दूत की घोषणा की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूके ने। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शहर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कौन सा शहर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का मेजबान है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में रही समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय। समाचारों में रही समर्थ स्कीम किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कपड़ा मंत्रालय से। और ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? तो समर्थ स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 2024 तक। और समर्थ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। समर्थ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे 2023 की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सेफ्टी फर्स्ट, ऑप्शन बी है आवर एम जीरो हार्म, ऑप्शन सी है आवर एम जीरो पोल्यूशन, ऑप्शन डी है हेल्थ एंड सेफ्टी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आवर एम जीरो हार्म। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेशनल सेफ्टी डे 2023 की थीम क्या है? आवर एम जीरो हार्म। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे। और 4 मार्च से एक सप्ताह का अभियान आयोजित किया जाता है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में जाना जाता है। और इसे कब से कब तक मनाया गया? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी वीक कब से कब तक मनाया गया? तो 4 से 10 मार्च तक, जिसकी थीम थी आवर एम जीरो हार्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा कौन से नंबर का था? तो 52वें नंबर का था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि करंट अफेयर अब काफ़ी डीप में जाकर पूछ रहा है। तो क्या क्या आपको याद रखना है? सबसे पहले नेशनल सेफ्टी डे कब मनाते हैं? 4 मार्च को। नेशनल सेफ्टी डे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। और जो कौन से नंबर का नेशनल सेफ्टी वीक मनाया गया? नेशनल सेफ्टी डे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। और नेशनल सेफ्टी वीक कब से कब तक मनाया गया? तो 4 से 10 मार्च तक। और ये कौन से नंबर का था नेशनल सेफ्टी वीक? तो 52वें नंबर का था। 2023 की इसकी थीम क्या है? आवर एम जीरो हार्म। हिंदी में क्या बोलेंगे? हमारा लक्ष्य शून्य नुकसान। नेक्स्ट आते हैं, माइंड द जेंडर गैप शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है IMF, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। माइंड द जेंडर गैप शीर्षक वाली रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा। और इस रिपोर्ट में क्या था कि जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन रेट है इन फाइनेंस एंड रिलेटेड फील्ड कंटिन्यू टू लैग इन इंडिया। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, यह जो रिपोर्ट है किस पे बेस्ड है? BRSR पे। और BRSR का मतलब क्या हुआ? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो जो रिपोर्ट आया है माइंड द जेंडर गैप रिपोर्ट, ये किस पे बेस्ड है? BRSR पे। और BRSR का मतलब क्या हुआ? बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखना है आपको, UPSC वगैरह पूछ सकती है, जो एवरेज रेशियो है मीडियन रिम्यूनरेशन का, ये क्या होता है? कंपेंसेशन बोलते हैं। द एवरेज रेशियो ऑफ मीडियन रिम्यूनरेशन ऑफ वुमेन टू मेन वो कितना है फॉर द कंपनीज? तो इस सैंपल में कितना है? 0.97। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड CBIP पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए NTPC को, ऑप्शन बी है ONGC, ऑप्शन सी है गेल, ऑप्शन डी है बेल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा NTPC को। केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 किस संस्था को प्रदान किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा NTPC को।
नेक्स्ट आते हैं, HUID नंबर क्या है? आपके पास ऑप्शन है सरकार द्वारा प्रदान किया गया स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संख्या। ऑप्शन बी है प्रत्येक आभूषण के लिए 6 अंकों का एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया नया रेलवे टिकट नंबर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? मेनली इसका यूज होता है गोल्ड में, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रत्येक आभूषण के लिए 6 अंकों का एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक कोड दिया जाता है। HUID नंबर क्या है? प्रत्येक आभूषण के लिए 6 अंकों का एक विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक कोड। और HUID का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। HUID का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने मोर देन ए बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? आपके पास ऑप्शन है ILO यूनिसेफ। ऑप्शन बी है WLO यूनिसेफ ने। ऑप्शन सी है यूनिसेफ नीति आयोग। ऑप्शन डी है नीति आयोग यूनिसेफ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ILO यूनिसेफ। ज्वाइंट रिपोर्ट है, किस संस्थान ने मोर देन ए बिलियन रीजन्स द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कंबाइंड रिपोर्ट है किसका? ILO और यूनिसेफ का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, एलिस बालियात्स्की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और किस वर्ष और वे किस देश के हैं? अच्छा, न्यूज में क्यों है? तो इनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। आपके पास ऑप्शन है शांति 2022 USA क्रमशः रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी है शांति 2022 बेलारूस क्रमशः। ऑप्शन सी है भौतिकी 2022 बेलारूस क्रमशः। ऑप्शन डी है शांति 2020 में किस देश के? बेलारूस से। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो एलिस बालियात्स्की है, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो शांति के क्षेत्र में। और इनके साथ 2 ऑर्गेनाइजेशन या 2 लोगों को मिला था। आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था और या कौन सा NGO था। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? शांति के क्षेत्र में मिला था। किस वर्ष मिला? 2022 में मिला। और एलिस बालियात्स्की किस देश के हैं? तो बेलारूस के। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिस बालियात्स्की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो शांति के क्षेत्र में। किस वर्ष मिला? 2022 में। किस देश के हैं? तो बेलारूस के। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं, किस संस्था ने एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम डिजाइन किया है? आपके पास ऑप्शन है इसरो ने। ऑप्शन बी है DRDO। ऑप्शन सी है BEML। ऑप्शन डी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा DRDO ने। किस संस्था ने एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम डिजाइन किया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा DRDO ने। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है DRDO के चेयरमैन कौन है और इसरो के चेयरमैन कौन है। तो इसरो के तो है, क्या बोलते हैं उनका नाम? श्री S सोमनाथ। आपको बताना है DRDO के चेयरमैन कौन है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।